नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12, पाठ का नाम लखनवी अंदाज। लेखक का नाम यशपाल। यशपाल जी का जीवन परिचय। अब हम यहाँ पर लेखक परिचय से शुरू करेंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजापुर छावनी में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 1903 में हुआ। कहाँ हुआ? तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, शुरुआत की शिक्षा थी, वह कांगड़ा में हुई। और उसके बाद इन्होंने क्या है, लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। यहाँ पर इनका जो परिचय है, मिलन है, वह किससे हुआ? भगत सिंह और सुखदेव से, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। और स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। मतलब इनकी रचनाओं में हम देखेंगे तो जो साधारण आदमी होता है उसके साथ क्या क्या घटित होता है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। और ये क्या है? यथार्थवादी जो शैली है, इसके विशिष्ट रचनाकार हैं, रचना करने वाले हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। और आप देखेंगे तो सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, पाखंड मतलब दिखावा, बनावटीपन, और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं मुखर हैं। आगे देखते हैं। रचना परिचय। रचना परिचय में इनकी कहानी संग्रहों में है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, उल्लेखनीय हैं। उनका उपन्यास भाग भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। और इनका जो उपन्यास है वो भारत विभाजन, विभाजन का मतलब होता है जब भारत का बंटवारा हुआ, उसकी त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। झूठा सच, अमिताह, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनकी अन्य प्रमुख उपन्यास है। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। और भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता इनकी जो रचनागत शैली की विशेषता होती है, वह विशेषता है। अब आते हैं पाठ का सारांश। सारांश मतलब हम थोड़ा सा सार के अंश को जानेंगे, एक छोटे हिस्से को। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब जब तक कथ्य नहीं हो तो हम कहानी नहीं लिख सकते। कहानी के 6 तत्व होते हैं, उन्हीं के आधार पर कहानी लिखी जाती है। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। मतलब हम इस रचना को पढ़ना चाहें तो हम स्वतंत्र रूप से भी पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। मतलब जो सामंती वर्ग है, इस पर यशपाल जी वो क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। क्योंकि व्यक्ति को क्या है, वास्तविक जैसा उसका जीवन है वैसा ही जीना चाहिए, परंतु यहाँ पर उससे बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी हो जाता है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मतलब ऐसी संस्कृति को हम आज भी देख सकते हैं। आजकल तो वैसे भी पहनावा ओढ़ावा है वो दिखावटी ही बचा है। मतलब अंदर बाहर सब एक जैसा नहीं मिलता, आपको दिखावटीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। यही यहाँ पर भी बताया है। अगला लखनवी अंदाज पाठ का सारांश, मतलब सार ही। यहाँ पर पूरे पाठ को हम सार रूप में जानेंगे। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है।
वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी, तो यहाँ पर उस दृश्य को बताया है कि यहाँ पर लेखक को क्या है, कहीं पास में ही जाना था, तो उसने सोचा कि मैं सेकंड क्लास की टिकट ले लेता हूँ, वहाँ पर क्या होती है, भीड़ कम होती है, तो मैं आराम से बैठकर चला जाऊँगा। और साथ में ही उनने क्या चुना कि जो खिड़की वाली विंडो वाली सीट मिल जाए तो उससे जो प्राकृतिक दृश्य है वह देखने में आसानी रहेगी। और यही सोच कर कि वो उसमें चढ़ जाते। पैसेंजर ट्रेन खुलने को ही थी तब। उसके आगे क्या होता है देखते हैं। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। लेखक ने तो सोचा था कि डिब्बा खाली मिला था, मैं खिड़की वाली सीट पर बैठूंगा, बाहर के प्राकृतिक दृश्य को देखूंगा, परंतु हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। डिब्बा खाली ही नहीं मिला उन्हें। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। और यहाँ पर देखते हैं कि डिब्बे में पहले से ही लखनवी नवाब बोला जाता है, क्योंकि लखनऊ के नवाब जितने भी मुसलमान लोग होते हैं उनको लखनवी नवाब कहा जाता है। तो वहाँ पर भी क्या है, एक सज्जन बैठे हुए थे मुस्लिम। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। और ये लेखक क्या दृश्य देखते हैं कि वो सज्जन क्या करते हैं, खीरे मतलब बोलते ककड़ी को, तो ककड़ी को छील करके तौलिए पर रखे हुए रहते हैं। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही लेखक ट्रेन में चढ़ा, डिब्बे में चढ़ा, तो उन सज्जन को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब उन्हें लगा कि अब हमारी ये जगह है ये भी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कोई दिलचस्पी उनको नहीं दिखाई, रुचि नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें। और जब सीट नहीं मिली तो लेखक को लगा कि हो सकता है इनने भी इसलिए टिकट खरीदा हो कि ये आराम से यात्रा कर सके अकेले ही। परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। अब यहाँ पर लेखक सोचता है कि इनने सोचा हो कि हम अकेले ही जाएंगे और अकेले ही खीरा खाते अर्थात ककड़ी को खाते हुए सफ़र काटेंगे। परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। मतलब उनने सोचा अब मेरे सामने ये खीरा अर्थात ककड़ी कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। मतलब दिखा तो ऐसे रहे थे कि वो खिड़की की ओर देख रहे हैं, परंतु वो क्या कर रहे थे, बार बार लेखक को देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा। और फिर नवाब साहब ने लेखक से कहा कि ठीक है, आप खीरा खा लीजिए, इसका आनंद लीजिए। लुत्फ का मतलब होता है आनंद। परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छिले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर दिया। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया, क्योंकि एक बार तो मना कर दिया परंतु अब वो बार बार आग्रह कर रहे थे नवाब जी, तो इन्होंने कहा मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खा सकता। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर ओंठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मुंद गईं। मतलब इतने आनंद रस ले लेकर उस खीरे को खा रहे थे कि खाते खाते आनंद के कारण उनकी आंखें भी बंद हो गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक ली और उसको खा लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका जो दुगलापन था लेखक ने वह यहाँ पर देख लिया। अब चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक को ये कैसे महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूंद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। कई बार होता है कि हम
जब किसी व्यक्ति को चाहते नहीं और वो व्यक्ति आ जाता है तो हमारे जो हाव भाव हैं वो अलग ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लेखक को भी यहाँ पर समझ में आ गया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ, क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, आइए बैठिए, जगह नहीं भी होती तो हम जगह बना लेते हैं और उनसे बातचीत करने लगते, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। इसलिए तो उन्होंने खीरा अच्छे से न खाकर उसको क्या करा, खिड़की में फेंक दिया। और वो ऐसे नमक मिर्च लगा रहे थे, उसको ऐसे छील रहे थे, दिखा रहे थे कि मतलब हमसे अमीर कोई है ही नहीं। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है और यही बताता है कि उनके अंदर घमंड था, झूठा दिखावा कर रहे थे, प्रदर्शन, प्रियता दिखा रहे थे, क्योंकि साफ तौलिए पे उसको छीला, उसको पीस कर और फिर नमक मिर्च डाला और उसके बाद ऐसे चुस्की लेके खाना का दिखावा करना, तो ये सभी संकेत दिखा रहे हैं कि ये खोखलीपन की ही निशानी है। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हमें बताना कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो यशपाल इस विचार से आप कहाँ तक सहमत लिख सकते हैं या नहीं। तो अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, जो कि कहानी के आवश्यक तत्व भी कहे जाते हैं, कहानी के तत्व भी इन्हें कहते हैं। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कहानी के तत्व कौन कौन से हैं या कहानी के कितने तत्व हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगला प्रश्न है ये। तो इस कहानी का नाम, यहाँ निबंध लिखा है या कहानी भी हम लिख सकते हैं, इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि कहानी है, निबंध नहीं है। क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया था। चाहते तो उस ककड़ी को आराम से खा सकते थे, परंतु दिखावे के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उस ककड़ी को फेंक दिया। अब है रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न। यहाँ पर हमें लेखन के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना है। पहला प्रश्न है इसी का, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो उन्होंने खीरा किस प्रकार से बनाया, खाया, तो उस चित्र को हमें यहाँ पर बताना है। रेखा चित्र के माध्यम से भी हम बता सकते हैं और शब्दों के माध्यम से भी बता सकते हैं। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छील कर उसकी फाँकें बनाने लगे। खीरे की पतली फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो यहाँ पर पूरा चित्र प्रस्तुत हो रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने खीरे को रखा, फिर लोटे के पानी से धोया, धोने के बाद तौलिए से साफ किया, साफ करने के बाद चाकू से फाँकें बनाई। फाँकें मतलब कली, और जिसको इंग्लिश में पीस भी बोलते हैं। करने के बाद तौलिए पर सजाया, फिर उसमें जीरा मिलाया, फिर नमक डाला, फिर मिर्च डाली और उसके बाद सूंघा। सूंघने के बाद क्या करते गए, खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो इस प्रकार उन्होंने ककड़ी का या खीरे का आनंद नहीं लिया। अब है भाषाध्ययन। भाषाध्ययन से यहाँ पर
व्याकरण से मतलब है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। तो हमें पहले क्रियापद को छांटना है, फिर क्रिया के कौन से भेद हैं उनको बताना है। तो यहाँ पर क्रिया दो प्रकार की होती है, साकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। तो साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो कर्म सहित होती है उसे हम साकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो कर्म से रहित होती है उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि क्रिया का कौन सा भेद है। जैसे यहाँ पे दिया है, एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब बैठे थे ये क्या है? क्रिया। बैठना क्या हो गई? क्रिया। अब ये कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया। पालथी मारे बैठे थे, कैसे बैठे थे ये नहीं बताया है, तो इसलिए ये कैसी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो दिखाना क्या हो गया? क्रिया। और कौन सी क्रिया होगी? साकर्मक क्रिया, क्योंकि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो उत्साह नहीं दिखाया तो यहाँ पर साकर्मक। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। आदत है, क्रिया है। कौन सी क्रिया? साकर्मक, क्योंकि यहाँ पे कर्म बताया है कि ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो खरीदे होंगे यहाँ पर खीरे, खीरे के यहाँ पर कर्म दिया, इसलिए हो गया साकर्मक क्रिया। जब कर्म के साथ दिया जाता तो उसे साकर्मक कहते हो, जब कर्म से रहित होती है उसे आकर्मक कहते हैं। अब है, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आपने देखा होगा जब हम ककड़ी खरीदते हैं तो हम ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ से वो ककड़ी लगी होती है उसकी, जहाँ से हम तोड़ते हैं, उस हिस्से को हम क्या करते हैं? चाकू से हटा करके उसमें नमक लगाते हैं कई लोग, और उसमें छेद करके ऊपर नीचे दोनों में छेद करके उसको उस पर घुमाते रहते, जिससे कि उसका जो जहरीला पदार्थ होता है वह निकल जाता है, जिसे विष भी कहते हैं। तो यहाँ पर वही है, तो निकाला, निकाला क्या हो गया? क्रिया हो गई। और कैसे? गोद कर झाग निकालना, तो झाग में यहाँ पर साकर्मक क्रिया हो गया। नवाब साहब ने 7 तृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर देखना, तो कैसे देखा? तो यहाँ पे बताया खीरे की फांकों की ओर देखा, तो यहाँ साकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म के साथ है क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेट गए तो यहाँ पर आकर्मक क्रिया है, क्योंकि कैसे लेट गए ये नहीं बताया है, इसलिए आकर्मक है। जेब से चाकू निकाला। अब यहाँ पर जेब से चाकू निकाला, निकालना क्या है? क्रिया है। और क्या निकाला? चाकू। चाकू क्या हो गया? कर्म हो गया, तो साकर्मक क्रिया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।